नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है सब कुछ विस्तार से जानने का। लोकसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 2 चरण बाकी हैं। इसके बाद 4 जून को पता चल जाएगा कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, कौन बचा रहा है अपनी सरकार, कौन हो रहा है सत्ता पर सवार, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इस सब के बीच चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। दिग्गजों ने बची हुई सीटों के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। यूपी से लेकर हरियाणा तक चुनावी शोर और जोर पकड़ रहा है। देखिए कैसे। न पहले कोई कमी छोड़ी है, न आगे कोई कमी छोड़ूंगा। ये अदानी जी के मित्र हैं, लेकिन आपके जीवन में तरक्की आ नहीं रही है। उधर अडानी जी, अंबानी जी और सारे खरबपतियों के जीवन में तरक्की आ रही है। क्या इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। मुझे इस देश में हर गरीब को पक्के घर में रहने की सहूलत देनी है। हरियाणा के किसानों के लिए कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ला रही है। यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में पीएम मोदी अपने अंदाज में ही विपक्षी गठबंधन पर जमकर बरसे। देश में 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 5 चरणों ने ही देश में मोदी सरकार पक्की कर दी है। मोदी ने कहा है कि जब जब मैं 22 तारीख का नाम लेता हूं तो लोग जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं, क्योंकि आज भारत राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, आध्यात्मिकता से आधुनिकता के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं 22 जनवरी बोलता हूं और देश बोल पड़ता है जय श्री राम। अयोध्या में उस ऐतिहासिक दिन मैंने कहा था, राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, आध्यात्म से आधुनिकता। आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि आतंकवाद के परस्त देश के हमदर्द सपा कांग्रेस वाले भारत को डराने में जुटे हैं। इनको मालूम नहीं कि 56 इंच क्या होता है। भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं है, मोदी की मजबूत सरकार है। भारत आज घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। मोदी ने कहा कि ये चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। जिसे लोगों ने 60 साल तक कुछ नहीं किया, वह मोदी के कामों को, मोदी को रोकने के लिए एक हो गए हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है। वही पुराने ख्वाब, फिर वही पुराने किरदार, वही पुराने डायलॉग। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर ये वोट मांग क्यों रहे हैं। मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। उधर हरियाणा में कई जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी भिवानी, महेंद्रगढ़, सोनीपत और पंचकुला में ताबड़तोड़ रैली की। इस दौरान उन्होंने भाषण देते देते अचानक कहा कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं देश का राजा नहीं बनना चाहता। राजा मोदी है, मैं देश का बेटा हूँ, आपका बेटा हूँ, भाई हूँ। शायद राहुल गांधी मोदी को उस तंज जवाब देना चाह रहे होंगे जिसमें मोदी बार बार उन्हें शहजादा कह के संबोधित करते हैं। हरियाणा में
भैया 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 भैया, मैं राजा नहीं हूं भैया, राजा मोदी जी हैं। मैं देश का राजा नहीं हूं, देश का राजा कभी नहीं बनना चाहता हूं। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं। राजा मोदी जी हैं। कांग्रेस सांसद ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं जो चाहूं नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलवा सकता हूं। मैंने अडानी अंबानी का नाम उनके मुंह से निकलवा लिया। 10 साल से मोदी ने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा आप अपने एक भाषण में इनका नाम लो। उसके 2 दिन बाद मोदी ने मंच से इनका नाम ले लिया। आप मुझे बोलो क्या बुलवाना है, मैं बुलवाता हूं। पहले मैंने कहा मोदी जी 10 साल आपने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, अब आप अपने एक भाषण में अडानी अंबानी का नाम लो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं टेम्पो में अडानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी आपको मालूम कैसे कि टेम्पो में दे रहा है? तो वहीं झारखंड के गोंडा में प्रियंका गांधी ने ही हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सब नेताओं को भ्रष्ट बताते हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है और कहते हैं कि सबसे ईमानदार सिर्फ यही है, खरबपति मित्रों से चंदा लेते हैं। और इनकी ये हिम्मत भाजपा के नेताओं की और देश के प्रधानमंत्री की कि आपके सामने आकर कहते हैं कि सारे नेता भ्रष्ट हैं, सिर्फ यही ईमानदार हैं। आपके मुख्यमंत्री को चुनाव के समय जेल में डाल देते हैं और आपके सामने आकर ऐसा कहते हैं कि खुद ईमानदार हैं। देश की सियासी लड़ाई में ऐसी चढ़ाई देखने को मिलती ही रहती है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और छींटाकशी चुनाव का आचरण बन चुका है। इसलिए जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता तब तक ऐसी सभाएं और ऐसे भाषण चलते रहेंगे। भले आपको चुनाव के बाद कुछ मिले ना मिले, लेकिन फिलहाल भरोसे से संतोष कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। संविधान को लेकर वार पलटवार का सिलसिला अभी भी जारी है। चुनाव शुरू हुए थे तब से लेकर अब समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी भी चल रहा है। राहुल गांधी जगह जगह संविधान लेकर घूम रहे हैं। हाथों में उनके आपने एक किताब देखी होगी, वही किताब केंद्र सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। आज हिमंता बिस्वा शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। संविधान पर देखना चाहिए आपको कि क्या कुछ वार पलटवार हुआ, देखिए। बीजेपी के नेता खुल के कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस किताब को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बदल देंगे, इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। पीएम मोदी ने आज यूपी में कहा कि आपातकाल लगाकर अत्याचार करने वाली कांग्रेस को आज संविधान की याद आ रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, आज संविधान पर ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल आरक्षण, संविधान और विधान बदलने का आरोप मोदी सरकार पर नया नहीं है। राहुल गांधी समेत तमाम इंडिया गठबंधन के नेता मोदी सरकार को इसी हथियार से मात देने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करना चाहती है और आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जल, जंगल, जमीन पर जो हक है वो सब संविधान ने दिया है। मोदी सरकार आपके अधिकार को छीनना चाहती है, ये उनका लक्ष्य है। हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं। इसी पर राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तो अपना संविधान भी नहीं मानती, देश का क्या मानेगी। ये किताब गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, ये सब लोग लड़ के ये किताब आपको दी है। और आज बीजेपी के नेता खुल के कहते हैं
कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस किताब को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बदल देंगे। एक शाम को मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान के लीरा उड़ा दिए, वो आज संविधान माथे पर के नाच रहे हैं। साथियों, सपा कौन है? ये वही सब। इधर अपने बयानों और गांधी परिवार पर निशानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से पलटकर पूछा कि जवाहरलाल नेहरू ने कितने ओबीसी को कॉर्पोरेट बनाया, इंदिरा गांधी ने कितने एससी एसटी को कॉर्पोरेट बनाया और राजीव गांधी ने कितने पिछड़ों को कॉर्पोरेट बना दिया। लेकिन मोदी ने आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाया है। तो आप लोग संविधान बदल देंगे? देखिए, संविधान बदलने का जरूरत क्या है? मोदी जी का पास आज भी सार्वसिद्ध है। मोदी जी ने संविधान को बदलाया कि संविधान को शक्तिशाली किया। संविधान में क्या लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाइए। कांग्रेस ने लाया यूनिफॉर्म सिविल कोड? नहीं। तो संविधान में जो लिखा हुआ है, अंबेडकर जी ने जो लिख के गया है, उनको कांग्रेस ने कभी पालन नहीं किया। हेमंता यही नहीं रुके। संविधान बदलने के आरोप पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के पास आज भी इतना बहुमत है कि वो संविधान बदल दे। लेकिन क्या उन्होंने संविधान बदला? मोदी ने तो संविधान को और मजबूत किया है। संविधान में लिखी बातों को आज तक जिस कांग्रेस ने नहीं माना, वो आज आरोप लगा रहे हैं। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने कितना ओबीसी को कॉर्पोरेट बनाया? मैं राहुल जी को पूछना चाहता हूं, इंदिरा गांधी ने कितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को कॉर्पोरेट बनाया है? मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी ने कौन सा शेड्यूल कास्ट को कॉर्पोरेट बनाया? नरेंद्र मोदी ने शेड्यूल कास्ट को देश का राष्ट्रपति बनाया है। नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों को देश का राष्ट्रपति बनाया है। तो उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मंच पर राहुल गांधी के लाल कॉपी दिखाने को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा उन्होंने उस संविधान को ही नकार दिया जिसे राहुल गांधी हर मंच पर दिखाते फिर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा साहेब के मूल संविधान से राहुल गांधी खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस पार्टी ने खुद पाप किए वो दूसरों पर बोलने का अधिकार नहीं रखती। वो संविधान ही गलत है। मूल बाबा साहब का संविधान ब्लू बुक में बड़ी किताब है जिसमें भगवान राम का फोटो भी लगा है और उस संविधान के बजाय दूसरी कोई किताब दिखा करके मूल संविधान और बाबा साहब की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले संविधान समझ ले। आपातकाल में संविधान को ही उनने अलग करके उनकी दादी ने देश में आपातकाल लगाया था। 100 बार से ज्यादा संशोधन उस संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूल संविधान 1950 में लागू किया। कांग्रेस की 5 पीढ़ी, पांचों पीढ़ी ने 100 से ज्यादा संविधान संशोधन कर दिए। तो जिनने खुद ने पाप किए वो दूसरे से कहां सर्टिफिकेट लेंगे? संविधान और आरक्षण के बहाने राजनीतिक रोटी तो सेकी जा रही है, लेकिन चुनाव में मुद्दों का हमेशा मेल हो ये जरूरी नहीं। राहुल गांधी को लगता है कि इस मुद्दे के सहारे 4 जून को उन्हें जश्न मनाने का मौका मिलेगा, तो बीजेपी भी भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है कि वो सत्ता बचाने और हैट्रिक लगाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि क्या संविधान किताब का कोई पन्ना है जिसे इतनी आसानी से नष्ट कर सकते हैं? जब एक संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में सरकार को पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो क्या नष्ट करने के लिए सिर्फ 400 पार ही काफी है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस तरह होती है विस्तार न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट।
देखा, सब कुछ A to Z क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव हो और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता लगातार POK का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो। बीजेपी हमेशा से कहती आ रही है कि POK भारत का है और इसे लेकर रहेगी, लेकिन बीजेपी के विरोधी POK पर लगातार बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है। कैसा? देखिए कैसा। POK भारत का है, POK लेके रहेंगे। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, POK को हासिल करके रखिए। हम नहीं डरते हैं एटम बम से। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है और भारत से इसको कोई छीन नहीं सकता। POK पर बीजेपी की नजर, कांग्रेस बोले कठिन है डकर। इस लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा खूब छाया हुआ है। सीएम योगी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह तक POK के जल्द भारत में शामिल होने की बात कह चुके हैं। और इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा बयान दे दिया। आज तो देश ही सवाल पूछ रहा है, भारत के विभाजन का दोषी आखिर कौन था? कांग्रेस, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। धारा 370 लगाने का पाप किसने किया था? अगर 3 दिन युद्ध और चल जाता तो संपूर्ण कश्मीर हमारा होता। POK किसके कारण बना? कांग्रेस, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कारण। POK भारत का है, POK लेके रहेंगे। यूपी के सीएम तो ये तक कह चुके हैं कि पीएम मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो अगले 6 महीने में POK भी भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से पहले और इस बयान के बाद भी देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपनी चुनावी रैलियों में POK का जिक्र कर रहे हैं और ये बताने से भी नहीं चूक रहे हैं कि POK भारत का हिस्सा था और हम इसे लेकर रहेंगे। ये राहुल बाबा के एडवाइजर है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा पाकिस्तान को सम्मान दो भाई, पाक ऑक्युपाई कश्मीर की बात मत करो। क्यों ना करे? तो वो जवाब दे रहे हैं उनके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताओ भाई, रायबरेली वालों, पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्युपाई कश्मीर छोड़ना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, छोड़ना चाहिए क्या? मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, हम नहीं डरते हैं एटम बम से। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है और भारत से इसको कोई छीन नहीं सकता। भाइयों बहनों बांदा वालों, मुझे बताओ, ये पाकिस्तान जो है हमारा है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? मैं आज कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जज्जर वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, 80 के हो गए, आप इस देश को नहीं जानते हो। जज्जर हरियाणा का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उसके पास एटम बम है, भारत को डरा रहे हैं।
अरे राहुल बाबा मेरी बात सुन लो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता है, हम एटम बॉम्ब से नहीं डरते हैं, नहीं डरते हैं। मैं आज इस झज्जर की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी पीओके को वापस लाने के लिए खुली चुनौती दे चुके हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पिछले साल संसद में कहा था कि 2024 के चुनाव से पहले पीओके छीन कर दिखाओ, सारा देश बीजेपी को वोट देगा। हाँ करके दिखाइए, चुनाव होने की पहले करके दिखाइए। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए, क्योंकि हमारे इस सदन में 1993 में ऑल पार्टी रेजोल्यूशन हुई थी कि पीओके हमारे हाथ में लगना चाहिए। दरअसल पीओके इन दिनों असंतोष की आग में झुलस रहा है। अलग अलग कारणों से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उबल रहा है। पीओके के लोग अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। यही वजह है कि वहां अंदर ही अंदर बगावत की चिंगारी सुलग रही है और पीओके में सुलगती इस चिंगारी के बीच अब बीजेपी को इंतजार 4 जून का है, क्योंकि उसी दिन हिंदुस्तान की जनता का फैसला सामने आएगा, जिसके बाद तय होगी पीओके की तकदीर। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां मध्य प्रदेश के मुखिया फरवरी महीने से ही चुनावी कमान संभाले हुए हैं। एक बार फिर डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच गए, जहां महाराजगंज, कुशीनगर, इसके साथ ही जौनपुर 3 ताबड़तोड़ उन्होंने जनसभाएं की। दिखाते हैं डॉक्टर मोहन यादव के यूपी दौरे पर ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव लोकसभा चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश में जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब से बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी थी, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में मोहन यादव द्वारा धमक दिलवाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय की संख्या लगभग 11% है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर किस तरह आधारित रहती है, ये कोई छिपी बात नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने मोहन यादव के उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे करवाकर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। एक बार फिर तय रणनीति के तहत मोहन यादव बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी सरकार की तमाम कार्यों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जुबानी हमला कर रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव का तेवर बेहद सख्त था। उन्होंने कहा कि पूरे देश को मालूम है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन कांग्रेस को यह पता नहीं है। प्रभु राम अयोध्या में नहीं मुस्कुराएंगे तो कहां मुस्कुराएंगे। अयोध्या धाम आज जगमगा रहा है। देश के सभी धाम इसी तरह से उल्लासित होंगे। कांग्रेस पर हमला करते हुए मोहन यादव ने कहा कि घोटाले का जिक्र करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कैबिनेट के फैसले को फाड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश सशक्त हुआ है। वहीं भारत की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पैठ पर मुख्यमंत्री ने जमकर दहाड़ लगाई। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पाकिस्तान ने 2 बार गलती की तो उसे घर में घुसकर मारा। वहीं धारा 370 के ऊपर भी मोहन यादव गदगद होकर अपनी बात रख रहे थे। जरा सुनिए डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन की खास बातें। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई है। 2 आपकी धरती से, भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी उज्जैन से हुई जो भर्तरी और विक्रमादित्य के नाते से जानी जाती है। मैं एक बार उस गौरवशाली इतिहास को नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। अतीत के उस रिश्ते को नमन करता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती की अतीत में, अभी कांग्रेस के जो साहिबजादे हैं उनकी 5वीं पीढ़ी के पहले परनाना नेहरू जी ने गलती की। इस देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है। ये पाप अगर किसी के माथे है
तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है, जिसके कारण से लंबे समय तक ये कलंक हमारे माथे पे रहा। चाइना अतिक्रमण करने आया और दुनिया ने तमाशा देखा। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी धर्म का भी निर्वहन करते हुए डोकलाम में भी झंडा गाड़ा, भारत माता की जय जयकार करते हुए। नेतृत्व हो तो कैसा होना चाहिए, यह एहसास कराने का एहसास कराया कि सरकार में बैठना और सरकार को बैठ के सरकार की तरह चलाना, और यह सरकार के चलाने में भी इस देश का गौरवशाली अतीत है। मोहन यादव जब कुशीनगर पहुंचे तो यहाँ भी मोहन यादव का वही तेवर नजर आया। उसी पुराने अंदाज में डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। मध्य प्रदेश के मुखिया के संबोधन में हिंदुत्व का जिक्र व्यापक स्तर पर किया गया था। कुशीनगर में क्या कुछ खास कहा, डॉक्टर मोहन यादव ने आपको सुनाते हैं। जिनके लिए माना जाता अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, या आर्थिक रूप से बहुत बड़े बड़े देश, लेकिन इस देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंचाया और ये कहां खड़े हैं। आप अंदाज लगाओ, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाले देश में इस देश के अंदर माननीय मोदी जी के माध्यम से दुनिया में दूसरे नंबर का देश बना है भारत, जो सबसे ज्यादा मोबाइल बना करके अपने इस क्षमता बुद्धि की योग्यता का उपयोग कर रहा है। आप बताओ, शिक्षा नीति लागू करें तो शिक्षा नीति में हमारे भगवान राम का इतिहास, भगवान कृष्ण का इतिहास, राजा हरिश्चंद्र का इतिहास। अच्छा, आप बताओ, सत्यवादी की बात करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र को कोई भूल सकता है क्या? भगवान राम का इतिहास भारत से खत्म किया, भगवान कृष्ण का इतिहास भारत से खत्म किया। हमको लगातार जड़ों से काटने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जैसे अपन अपने भगवान राम, भगवान कृष्ण गौरवशाली अतीत से जुड़ेंगे, सनातन धर्म से जुड़ेंगे, तो उसका दुष्परिणाम यह आएगा कि वो अपने आप को शासक नहीं माने। माननीय मोदी जी ने कहा था 60 साल आपने कांग्रेस को देख लिया, केवल 60 महीने मेरे को दीजिए। और 60 महीने के अंदर देश के अंदर स्वाभिमान को जागृत करते हुए ये यहाँ अपने कई जवान लगे फोर्स के, और बॉर्डर का एरिया आपका चारों तरफ से देश अपने स्वाभिमान को तरस रहा था। बार बार आतंकवादी हमले होते थे, कभी पाकिस्तान आतंकवादी भेजता था पूरे देश में, कभी कोई टिफिन बम, कोई साइकिल बम, कोई सिनेमा घर में बम, हर जगह आतंकवादी घटना होती थी। लेकिन जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को इस देश के दायित्व मिला और पूरे देश से आतंकवाद नामो निशान मिटा और पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भाजपा का सीधा मुकाबला यहां पर समाजवादी पार्टी से है, जिसका यादव समाज मजबूत किला रहा है। इस किलेबंदी को तोड़ने के लिए डॉक्टर मोहन यादव को एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे किया जा रहा है, ताकि भाजपा यादव समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत कर समाजवादी पार्टी को देश के सबसे बड़े सूबे में कमजोर कर सके। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेहद कम समय में अपने कामकाज के मॉडल से पूरे देश और प्रदेश में एक नई पहचान बनाई है। समाज के ओबीसी तबके में उनकी सर्व स्वीकार्यता और लोकप्रियता हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी है। ऐसे में मोहन यादव के ताबड़तोड़ यूपी दौरे पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। शिवराज सिंह चौहान ने पीओके का जिम्मेदार नेहरू को बताया है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी कई सियासी तीर छोड़े हैं, और जब आला कमान पर प्रहार हो रहा हो तो कांग्रेस को तो फ्रंट फुट पर आना ही है। शिवराज ने जैसे ही प्रहार किया, कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या हुआ वार पलटवार, क्या हुआ प्रहार और उसका पलटवार, देखिए, जब से शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, तब से उनका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ा गया है। पहले कांग्रेस पर थोपा तो 50 बार कांग्रेस हारी। 53-54 साल के व्यक्ति को सौंपा जाता है क्या? और मैडम सौंप नहीं रही, मैडम थोप रही है। चुनाव समर में वार पलटवार,
देखने को मिलता ही रहता है। नेता एक दूसरे पर खुले मंचों से सियासी तीर दागते ही रहते हैं और ठीक कुछ ऐसा ही एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बोकारो दौरे पर देखने को मिला, जहां वे अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं। शिवराज सिंह ने अपने दौरे पर सीधा कांग्रेस पार्टी के आलाकमान माने जाने वाले सांसद राहुल गांधी पर ही निशाना दाग दिया। शिवराज ने सोनिया गांधी के बयान को आड़ बनाते हुए राहुल को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सौंपे नहीं थोपे गए नेता है। मैडम सोनिया गांधी कहती है राहुल को सौंप रही हूं। कोई 2 साल के बच्चे हैं राहुल जो सौंप रही है? 53-54 साल के व्यक्ति को सौंपा जाता है क्या? और मैडम सौंप नहीं रही, मैडम थोप रही है। पहले कांग्रेस पर थोपा तो 50 बार कांग्रेस हारी है। शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कांग्रेस के हारने की वजह भी राहुल गांधी को बता दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल जहां से निकलते कांग्रेस वहां हारती है। पहले कांग्रेस पर थोपा तो 50 बार कांग्रेस हारी है, फिर अमेठी पर थोपा तो राहुल गांधी हार गए, फिर यात्रा थोपी तो जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा निकली वहां कांग्रेस हार गई, और अब राहुल को सौंप दिया है रायबरेली को। रायबरेली पर थोपा है, सौंपा नहीं है, तो रायबरेली हार रहे हैं। ये देश की जनता, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं को जानते नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के ये एक के बाद एक राहुल पर छोड़े गए तीखे बाण बेहद ही हमलावर नजर आए। अब उन्होंने राहुल गांधी को कितनी क्षति पहुंचाई ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी आलाकमान पर हमला देख पलटवार करने जरूर निकली। एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना ने शिवराज सिंह के इन तीखे शब्दों का जवाब दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सोनिया गांधी के स्वास्थ्य का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह पर भी प्रहार किया। देखिए, जब से शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है तब से उनका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ा गया है। नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट है और वहाँ से उन रायबरेली के मतदाताओं ने उनको लगातार आशीर्वाद दिया है। हर व्यक्ति का एक समय होता है, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो उन्होंने रायबरेली की जनता को, मतदाताओं को अपना बेटा सौंपा है उनकी सेवा करने के लिए। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में चुनाव के समय तर्क कुतर्क का दौर चलता ही रहता है। नेताओं के बीच जुबानी जंग बेहद ही लाजमी होती है, लेकिन शिवराज सिंह की इन बातों और दावों का जनता पर कितना असर होता है या फिर आगामी समय में राहुल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। और इस वार पलटवार के बीच मध्य प्रदेश की सियासत को कांग्रेस पार्टी के पूर्व मीडिया सलाहकार ने गर्म कर दिया है, गरमा दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खुली चेतावनी दी है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सब कुछ जानना चाहिए आपको, क्योंकि बेहद ही दिलचस्प रिपोर्ट है ये। देखिए जरा। लोकसभा चुनाव के समय सियासत का गरमाना बेहद ही लाजमी होता है। नेताओं के आए दिन बयान, दावे, चुनौती और पलटवार देखने को मिलते ही रहते हैं। लेकिन इस बार एमपी की सियासत को गरमाया है कांग्रेस पार्टी के पूर्व मीडिया सलाहकार और कांग्रेस नेता के मिश्रा ने। उन्होंने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खुली चेतावनी दे दी। उनका कहना है कि जो लोग हाथ का साथ छोड़कर कमल की पंखुड़ी पर जा बैठे हैं, पार्टी में उन्हें वापस लाने वालों का विरोध करेंगे। आज भीतर घातियों को लेकर पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने जो कहा है, मैं उससे 100% सहमत हूँ। सिर्फ भीतर घाती नहीं, वे गद्दार जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फांसीवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। पूर्व मीडिया सलाहकार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों को गद्दार भी बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई 3 स्टार या 5 स्टार होटल नहीं है जहां ऐशो आराम के लिए आए और संकट के दौर में चले गए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां ऐशो आराम करने के लिए आदमी आए और संकट के दौर में चला जाए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मीडिया सलाहकार की इस चेतावनी के सामने आते ही प्रदेश की सियासत गर्मा सी गई।
बीजेपी भी आगे आई और के मिश्रा की इस चेतावनी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा पार्टी ने, जरा उसे भी सुन लीजिए। देखो, के मिश्रा जी जो कह रहे हैं उसका संकेत बहुत स्पष्ट है कि भयानक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है कांग्रेस के अंदर। और के मिश्रा जो कह रहे हैं वो जीतू पटवारी की भाषा ही बोल रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी एक अक्षम अध्यक्ष साबित हुए हैं और वो अपनी अक्षमता का दोष दूसरों पर मरने की जो जुगत ढूंढ रहे हैं, उस उठापटक में ये सारे बयान आ रहे हैं। एमपी में लोकसभा चुनाव 2024 के समय कांग्रेस अपने पलायन से जूझती रही। एक के बाद एक बड़े बड़े धुरंधरों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और अब पार्टी अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद कर रही है। ऐसे में पूर्व मीडिया सलाहकार की ये चेतावनी चुनावी सभर में पार्टी का साथ छोड़ने वाले नेताओं की घर वापसी पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात करेंगे इंदौर की अक्षय कांति बम की, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन अभी भी विस्फोट कांग्रेस में चल ही रहा है। कांग्रेस है उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। कहना गलत नहीं होगा ये, क्योंकि कांग्रेस उनके पीछे हाथ पैर सब कुछ धोकर पड़ गई है। इंदौर में अक्षय कांति बम को ढूंढ कर लाने वाले को कितना इनाम मिलेगा? 5100 रुपए। देखिए कैसे। कहां है बम? बम ढूंढो, 5100 रुपये पाओ। कांग्रेस का बम ढूंढो अभियान, पता बताने वाले को मिलेगा इनाम। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इंदौर में एक अभियान चलाया, नोटा अभियान। अब चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने नया अभियान छेड़ा है, नाम है बम ढूंढो अभियान। आम नागरिक हो या कोई कार्यकर्ता, जो भी अक्षय कांति का पता बताएगा उसे 5100 रुपए दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर अक्षय कांति बम को फरार घोषित करते हुए कांग्रेस ने 5100 रुपए का इनाम घोषित किया है। शहर में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह यादव, उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं जिसमें अक्षय कांति बम का फोटो लगा है, फरार लिखा है, साथ लिखा है धारा 307 का फरार अपराधी अक्षय बम को गिरफ्तार करवाने व पुलिस का सहयोग करने के लिए सूचना देने वाले को 5100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर की रिक्शा, ऑटो रिक्शा सहित कई गाड़ियों पर अक्षय कांति बम को ढूंढने के पोस्टर चिपका दिए। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली चौराहों पर भी पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस को नींद से जगाने के लिए रीगल चौराहे स्थायी पुलिस मुख्यालय की दीवारों पर भी पोस्टर लगा दिए गए। हमने पुलिस के सहयोग के लिए फरार आरोपी अक्षय बम को गिरफ्तार कराने के लिए 5100 रुपए का इनाम की घोषणा की है। उसके जगह जगह कल रात में सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टावर चौराहा, रीगल चौराहा, पलासिया, तिलक नगर बस स्टैंड के साथ ही सैकड़ों की संख्या में रिक्शा, ई रिक्शा और 4 पहिया वाहनों पर हमने उसके पोस्टर चिपकाए हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी का सोचना अलग है। बीजेपी अक्षय कांति बम को फरार नहीं मान रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक कोई भी पार्टी किसी व्यक्ति को फरार घोषित नहीं कर सकती, ये पुलिस का काम है। इस तरह के पोस्टर लगाकर कांग्रेस अक्षय कांति बम की मानहानि कर रही है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से अपमान है। किसी भी पार्टी को किसी को फरार घोषित करने का अधिकार नहीं है। अगर वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो न्यायालय जो कार्रवाई करेगी वो अलग है। तो ये तो किसी का अपमान है, मानहानि, और ऐसा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। दूसरा, कांग्रेस सबसे पहले ये जवाब दे कि उनके प्रतिनिधि, उनके पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ऐसी क्या निराशा कांग्रेस में आ गई? तो मुझे जो कारण समझ में आता है वो तो यही है कि जिन्होंने राम को छोड़ दिया तो वहाँ जितने सनातनी लोग हैं वो सब छोड़ के जा रहे हैं। जिस तरह से अक्षय कांति बम ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, उससे कांग्रेस इस कदर हताश है कि जिस मामले में उनका कुछ लेना देना नहीं है, उसमें अक्षय कांति बम के पोस्टर लगा रही है। अक्षय बम के खिलाफ 14 साल पुराने मामले को लेकर धारा 307 लगाई गई है। साथ ही बम के खिलाफ धारा 420, 409 और 406 के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग उठाई जा रही है।
कांग्रेस ने ये जो पोस्टर इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये इंदौर का पुलिस मुख्यालय है, रीगल चौराहे स्थित, उसके बाहर लगा है। यानी कि पुलिस को भी कांग्रेस ये बताना चाहती है कि जल्द से जल्द अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। राजधानी भोपाल में लगातार विभागीय समीक्षाओं का दौर चल रहा है। सभी विभागों पर बारी बारी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम सीनियर ऑफिसर्स मंथन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की मैराथन समीक्षा बैठक पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, उससे सुनिए। कोई महत्वपूर्ण उसमें विभागीय समीक्षा शुरू की गई, उस पर बात करना चाहते हैं। नहीं, कल चुनाव के दौरान एक दिन का समय मिला था, तो जो हेल्थ सेंटर बन रहे हैं पूरे प्रदेश में, उसकी क्या प्रगति है उसकी मैंने समीक्षा की थी। जैसे कि समय सीमा में वो सारे हेल्थ सेंटर बन जाएं, पीएचसी है, सीएचसी है, और जब चुनाव समाप्त हो जाएंगे, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद वहाँ पर जनता को सुविधा मिलना शुरू हो जाए। मेडिकल कॉलेजों को लेकर बड़ा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं कि 5 मेडिकल कॉलेज हर हाल में खुल जाएं, जैसे ही जो है आचार संहिता खुलती है वैसे ही। बिल्कुल, उसके लिए सिलेक्शन भी हो गया है फैकल्टी का, और उनकी पोस्टिंग भी हो गई है, तो कुल मिला के एडमिशन शुरू होंगे और फर्स्ट ईयर के सेशन नए 5 मेडिकल कॉलेज में शुरू हो जाएगा। सर, बजट सत्र भी होना है, बजट भी आना है, उस पर भी तैयारी चली रही है पैरेलल, तो अलग से मेडिकल के लिए अब तो दोनों विभाग जो है एकजुट हो गए हैं, बड़ा बजट लगेगा, उस पर भी तैयारी चल रही होगी। विभाग उसमें काम कर रहा है। अभी थोड़ा हम लोगों का फोकस चुनाव में ज़्यादा है, चुनाव में अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये थे राजेंद्र शुक्ला जी, जो बता रहे थे कि 29 की 29 सीटों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं हम, और हर हाल में उतनी सीटें आनी हैं। वो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि बजट सत्र के जो है मेडिकल के लिए अलग से जो है प्रावधान किया जाए, बड़ा पैसा मिले, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी खोलने हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। ग्वालियर में गर्मी ने टॉर्चर कर रखा है, लोग परेशान हैं, हलाकान है। क्या पंखा, क्या कूलर, कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, कुछ भी असर नहीं डाल रहा, क्योंकि तापमान है 45 डिग्री के पार। आपको दिखाते हैं इस खतरनाक गर्मी की रिपोर्ट जो कि ग्वालियर के निवासी झेल रहे हैं। देखिए। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर वाला कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से यहां तापमान करीब 45 डिग्री के पार बना हुआ है। गर्मी के कारण यहां सामान्य जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अब ये गर्मी जानलेवा भी बनती जा रही है। पिछले 15 दिनों में गर्मी और लू से 3 लोगों की मौत इस भीषण गर्मी से हो चुकी है। अगले 24 से 48 घंटे में हीट स्ट्रोक से बचने की सलाह देने वाले एसएमएस मौसम विभाग लोगों को भेज रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 10 दिनों में गर्मी यहां पुराना रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तो हमारे यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो कि प्रिपरेशन के लिए है, और दूसरा एनडीएमए के थ्रू लोगों के मोबाइल फोन पे जो भी गाइडलाइंस है वो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं एसएमएस के थ्रू जी, ताकि लोग अलर्ट रहें और उनको जानकारी रहे, आंधी की जानकारी रहे, हीट की जानकारी रहे। इस तरह की जानकारियां उनके मोबाइल फोन पे दी जा रही हैं एसएमएस के माध्यम से। ग्वालियर चंबल के लोग जैसे ही घर से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी तवे पर तप रहे हों। सड़कें गर्म हैं, चलना मुश्किल हो गया है। इंसान के साथ ये पशु पक्षी भी परेशान हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी से लोग अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर निकलने वाले लोग की भीड़ लस्सी और शिकंजी वाले ठेलों पर देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी से सिर्फ पानी और शिकंजी ही बचा सकती है। ग्वालियर चंबल अंचल इस समय भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है। हालात ये है कि यहाँ पर 45 डिग्री से अधिक तापमान पहुंच रहा है, और यही कारण है कि सुबह 10 बजे के बाद सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती हैं। जो लोग घर से निकल रहे हैं, उन्हें जरूरी काम है, वही घर से निकल रहे हैं। जो गर्मी से बुरा हाल है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी गर्मी है, कैसे आप? अरे बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी
ग्वालियर में, और इनसे पूछ। घर से निकलना कितना मुश्किल हो रहा है? अरे बड़े मुश्किल है, जल जाएगा आदमी, मर जाएगा कुछ सालों बाद, तो बुरी हालत है। कैसे बचाव कर रहे हैं अपने आप? ये रूमाल स्वापा लेके घूम रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं, क्या करें। कुछ शिकंजी का भी सहारा लोग काफी ले रहे हैं, और भी हमारे साथ आदमी। दादा, इस गर्मी में खास तौर पर आपकी उम्र में कितना परेशानी है? परेशानी तो सबको ही है, गर्मी है, पानी ठंडा पी रहे हैं हम, यही बहुत है। क्या क्या बचाव कर रहे हैं भाई गर्मी में? ये ले रहे हैं ना और अपना बचाव कर रहे हैं कैप लगा के। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय पाल सिंह के अनुसार अगर मांसपेशियों में अकड़न के साथ चक्कर आ रहे हों, बेहोशी, घबराहट, बुखार, हथेली और पैरों के तलवे गर्म लग रहे हों तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। लोग सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक धूप में ना ही निकलें तो बेहतर है, और अगर जरूरी हो तो सिर और कान को अच्छे से ढककर चश्मा लगाकर ही निकलें और पानी लगातार पीते रहें। अक्सर होता ये है कि प्यास लगता है व्यक्ति को और पानी की कमी होती है, तो खाने पीने की वस्तुओं में यदि थोड़ा सा भी संक्रमण है या हल्की सी भी कोई बैक्टीरिया या वायरस है, वो पेट में पहुंचकर बहुत तेज रूप से इन्फेक्शन करता है। उससे व्यक्ति में उल्टी होना, दस्त लगना, पेट में मरोड़ होना स्टार्ट होता है। कई बार तो ये समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति डिहाइड्रेशन में चला जाता है। कुल मिलाकर गर्मी प्रचंड है और इससे बचने के लिए आपको ये तय करना होगा कि आप किस हालत में घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपकी जान पर बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।